क्या भाव देगा? 500 का नोट 200, लेकिन अगर 10 लाख का मिनिमम ऑर्डर दोगे तो कम में नहीं। 150 दूंगा। 150 तो बहुत कम। 2 करोड़ चाहिए। 2 करोड़ नन 2 हफ्ते में हो जाएगा भाई। 1 मिनट, इसमें कितना? 10 लाख। छोड़ के जा। हाँ छोड़ के जा। दोबारा चेक कीजिए। कौन सी डेट डाली आपने? सर 16 अगस्त। आज की डेट क्या है? सॉरी सर। अगले पेज पर आइए। टोटल कैलकुलेशन किया था आपने? जी सर। दोबारा कैलकुलेट कीजिए। अरे जो अपनी माँ का नहीं हुआ इस गांव का क्या होगा? हमारी हद इस गांव से बहुत आगे है। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लेट्स टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दलबीर सिंह आप सभी के साथ में। लेट्स टॉक शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो फिल्म जगत में किसी न किसी रूप से बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिल्म मेकर हो। आज भी हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ, लोकेश मित्तल हमारे साथ हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा फिल्में की हैं, बहुत सारी वेब सीरीज, मिनी सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट्स। बड़े बड़े जो बिग ब्रांड्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट में आप उनको देखते रहते हैं। इससे पहले कि मैं उनको इनवाइट करूं, उनको बुलाऊं, आप सभी के साथ में रूबरू करवाऊं, मैं बता देना चाहता हूं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अपने 4th सीजन में पहुंच चुका है। 3rd सीजन आप सभी के सहयोग से, प्यार दुलार से एकदम धमाकेदार रहा और जिस तरह से हमें एंट्रीज मिल रही हैं, डेफिनेटली ये सीजन 4th सीजन भी धमाकेदार ही जाएगा। बस आप अपनी एंट्रीज भेजिए, 30% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। हमारे सबमिशन पार्टनर्स हैं फिल्म फ्रीवे, फेस्ट होम, WFCN और आप अपनी डायरेक्ट एंट्री भी हमें भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.wefmumbai.com। इस पर अपनी एंट्रीज जल्द से जल्द भेजिए। चलिए मुलाकात करते हैं लोकेश मित्तल जी से, जिनके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो रनवे 34 हो, खुदा हाफिज हो, ऊंचाई और रिसेंटली भोला, आप सभी ने देखी होगी अजय देवगन साहब के साथ में। एक विलन है, नेगेटिव कैरेक्टर है उनका, और फर्जी जैसी वेब सीरीज में भी आप सभी ने उनको देखा है। इंतजार खत्म करते हैं, बुला लेते हैं लोकेश मित्तल जी को। लोकेश मित्तल जी, आपका स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन हमारे लेट्स टॉक शो में। थैंक यू दलवीर भाई, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के इंटरव्यूज और बिफ के लिए। बिफ में हम क्या करते हैं लोकेश सर कि जो भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटिविटीज हैं जो जैसे कि इन्होंने कोई फिल्म बनाया, शॉर्ट फिल्म बनाई, वेब सीरीज बनाई, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है। तो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मंच है। तीसरा सीजन बहुत ही धमाकेदार रहा जो मुंबई में इसका आयोजन हमने किया था। 4th सीजन में पहुंच चुका है और 4th सीजन में सभी के प्यार और सहयोग से बहुत सारी एंट्रीज हमें मिल रही हैं। तो इस बार भी ये धमाकेदार होने वाला है। तो ऐसा मंच हम प्रदान करते हैं। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऐसा मंच देता है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी, फिल्म जगत से जुड़ी हुई आप दे सकते हैं, एंट्रीज भेज सकते हैं, और अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो आप दर्शक सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि लोकेश जी, क्योंकि आज के दौर में ना हर आदमी चाहता है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन जो है वो चाहती है कि हम भी बड़े पर्दे पर दिखाई दें, और उनके साथ कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्टिंग एज ए करियर ही क्यों? इसका सवाल, मतलब ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब मुझे आपको फिर बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या मैं ले जा सकता हूँ? पहले तो हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल शुरुआत से। हाँ हाँ। तो शुरुआत ऐसी थी कि 98 के आसपास की बात है। तो मैं डांसिंग में इन्वॉल्वमेंट थी मेरी,
और मेरा ग्रुप था, मैं डांसिंग में काम कर रहा था। लेकिन करते करते क्या हुआ कि मुझे लोगों ने ही बोलना शुरू किया कि यार तेरे एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, तो तू डांसिंग की जगह एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करता। तो उस वक्त डांसिंग के लिए इतना स्कोप नहीं था। आज इतने शोज होते हैं, इतनी बातें होती हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है डांसिंग। प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े बट मिलते उस वक्त नहीं था, उस वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि डांसिंग को बहुत प्रेफरेंस दी जाती हो। आज बहुत अच्छी प्रेफरेंस मिलती है। तो बस तो वही मेरी शुरुआत थी। और एक दोस्त से मैं मिला, ललित नाम है उसका, आज भी मेरा दोस्त है। और वहां से शुरुआत हुई थिएटर की। और थिएटर करते करते ओके। मीडिया भी शुरू हुआ। तो ये सिलसिला मेरा कुछ रहा 2006 तक, 98 के बाद। और इसके 2006 बीच में तक ये मैंने सिलसिला था। सीरियल भी किया, जी के लिए काम किया। इंडिया मोस्ट वांटेड आता था उस वक्त, मैंने उसके लिए काम किया। स्कूल डेज एक सीरियल था, उसके लिए काम किया। और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, टेलीफिल्म्स, उस वक्त टेलीफिल्म्स बहुत चलती थी, तो उसके लिए काम किया। रेडियो के लिए बहुत काम किया, जो वॉइस ओवर्स होते हैं, डबिंग्स होती हैं, उनके लिए काम किया। तो उस वक्त मैं यही काम कर रहा था। लेकिन ये सिलसिला मेरा 2006 तक रहा, और 6 के बाद बंद हो गया। आप पूछ रहे हैं एक्टिंग ही क्यों, तो वो एक्टिंग इस तरह से इंट्रोड्यूस हो गई। और मुझे जब मैंने थिएटर देखना शुरू किया तो मुझे पसंद आने लगा कि यार ये कुछ अलग काम है। बस ये भी जिंदगी कुछ शुरुआत हो अलग गई। है मतलब उसमें ना। हाँ मतलब आपने बताया कि 98 में आपने शुरुआत किया और 2006 में आपने एक तरह से बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि बंद क्यों किया और फिर से कब शुरू किया? सर ये स्टोरी मेरी भी थोड़ी फिल्मी सी है। क्योंकि मैं पहले जब मैं थिएटर कर रहा था और सब काम कर रहा था तो ठीक था। बिकॉज ऑफ बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घर में बड़ा हूँ। तो ओके। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, और मेरे फादर चाहते थे कि मैं बिजनेस में आ जाऊं और घर को संभालूं। मतलब इस तरह से उनका आउटलुक था उस चीज को लेके। तो जब तक मैंने ये सोचा कि चलो अब बॉम्बे जाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ स्ट्रगल करते हैं, तब तक ये चीजें हो गई कि आप बिजनेस पे आना पड़ेगा आपको। और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपको मैं सच बताऊं तो मेरे पीछे के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे या जिनसे मैं मिलता था, एक्टिंग के सिलसिले में बातचीत होती थी, या हम जो भी मैं कर रहा था, जब मैं रेडियो कर रहा था, तो मैं काम मना करने लगा इवेंचुअली। और चीजें बिजनेस पे चली गई। तो वो वहां से बिजनेस ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैं वापस मुड़ ही नहीं पाया। मुड़ ही नहीं पाया। क्योंकि और वहां भी देखिए टाइम देना जरूरी था, क्योंकि पैसा लगा होता है। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि चीजें आपकी वजह से खराब ना हो, तो बिजनेस में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि बिजनेस के बाद में एकदम से एक्टिंग लाइन में या इस संघर्ष भरे समुद्र में कूदना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। और बहुत जी सारे जो यंगस्टर्स हैं, गुड लुकिंग है, फिटनेस अच्छी है, और वो जी। सोचते हैं कि चलो मुंबई चला जाए, यहाँ की मिट्टी को सलाम करते ही सोचते हैं कि एक दिन बड़े स्टार बन जाएंगे। तो जी क्या ये ठीक बात है कि बिना प्रिपरेशन के सीधा गुड लुकिंग आ जाए? नहीं नहीं नहीं, देखिए बिना प्रिपरेशन के आना तो सही नहीं होगा। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि होगा क्या कि जब आप बिना प्रिपरेशन के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन ज्यादा झेलना पड़ेगा। और जब रिजेक्शंस मिलेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको छोड़ने का मन बना लेंगे, या आप चले जाएंगे वापस की ठीक डेफिनेटली। है यार मेरा तो हो नहीं रहा है, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इतने ऑडिशंस देता हूँ, मैं इतना चीजें करता हूँ, और वो मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि दलबीर जी, कई बार क्या भी होता है कि अगर एक अच्छा एक्टर है और वो काम भी कर रहा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके हिस्से में भी काम नहीं आ रहा होता है, जबकि वो अच्छा काम करता है, अच्छा काम जानता है, पर तब भी नहीं आता है। और मैं कहूंगा कि ये मेरे ऊपर भी लागू है। मैं भी एक तरीके से अभी स्ट्रगल में ही हूँ। मैं ये नहीं कि मैंने बहुत काम कर लिया या मैंने बहुत कुछ इंडस्ट्री में आके उखाड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बहुत हम्बल हूँ, बहुत इस बात के लिए थैंक यू करता हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री का, कि जिन जिन भी लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे काम दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका हिस्सा बन सकूं, उनकी फिल्मों का हिस्सा बन सकूं, सीरीज का हिस्सा बन सकूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है पहले तो। और जो बात आपने कही थी तो उसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, जो भी हम इस इंटरव्यू को देखेंगे या सुनेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपका प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और आज
जैसे कि आप डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लेते हैं या वकील बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो वो ये एक्टिंग भी एक वैसा ही नजरिया है। आपको उस नजरिए से दिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सुबह आंखें खोली और आप खड़े हो गए कि आज तो मैं एक्टर एक्टर बनने वाला हूँ मैं, तो वो नहीं होने वाला है। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तो और उस पर ध्यान भी देना पड़ेगा कि आप क्लासेस लें, आप थिएटर कीजिए, आप लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए। जितने लोगों से आप मिलते हैं उसकी आपकी समझ उतनी ज्यादा बढ़ती है और आप चीजों को समझ पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत सही जरिया है। और सुनना बहुत जरूरी है कि बहुत लोग होते हैं कि जो सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। तो खाली अगर आप बोलेंगे तो शायद आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत आगे जा पाएंगे। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है। बहुत बहुत ही अच्छी बात की। और आपने बताया कि अभी मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। आज पहचान के मोहताज नहीं है आप जितनी बड़ी बड़ी हस्ती हैं। सबसे बड़ी बात है अमिताभ बच्चन जी, मेरा भी मन करता है उनके साथ में फोटो खिंचाऊं, सेल्फी लूं। आपने उनके साथ बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एनी नर्वसनेस एट दैट टाइम? मैं आपको सच बताऊं तो सर मुझे लगता है कि ना बड़े एक्टर्स जो भी होते हैं वो हमेशा ही समझते हैं कि वो उनका भी सीन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जब आप पहली बार उनसे मिल रहे हो कि आपको वो नहीं जानते, आप उनको जानते हो बिकॉज वो इतने फेमस हैं, इतने पुराने हैं, काम करने वाले हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और आप नए हो उनके लिए। और जब उनके सामने आप जाते हो तो कहीं ना कहीं कोई भी एक्टर जो होता है वो सीन खराब नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं इस चीज को कि अगर मेरे सामने एक ऐसा एक्टर बैठा है जिसको मैंने कभी देखा नहीं है या मैंने कभी देखा नहीं कि पहले काम किया है उसने, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, सीन खराब ना हो, चीजें अच्छी हो जाए। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब पहली बार मुझे ये मौका मिला काम करने का, तो उसमें कहीं ना कहीं अजय सर का हाथ था। जब रनवे 34 वो डायरेक्ट कर रहे थे और मुझे बुद्धि के साथ सीन करना था, तो रनवे हाँ 34 में? बिल्कुल। जी जी जी, तो बिल्कुल ये सही बात है। मैं दिल से चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं, क्योंकि वो मिलेनियम एक्टर ऑफ द मिलेनियम उनको अवार्ड मिला है, सब सब जानते हैं। तो और मेरे को लगता है चलो, कि हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि उनके साथ काम करना है। हाँ, तो मैं ये डेफिनेटली। कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस बिल्कुल था अंदर से कि मैं कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं, मैं कुछ भूल ना जाऊं उनके सामने और उस तरह से परफॉर्म ना कर पाऊं जैसा मैं चाहता हूं, जिस तरह का मेरा कैरेक्टर है मैं उस तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। तो वो चीज थी मेरे दिमाग में। लेकिन होता क्या है कि जब अच्छे एक्टर्स होते हैं सामने तो वो आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। और तो हमने उसके लिए 2-3 बार हम लोगों ने रिहर्सल भी किया था, क्योंकि अमित सर भी क्या करते हैं कि जब भी कोई सीन करते हैं तो उससे पहले एक और एक वो क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि जब सीन एक्चुअली में हम परफॉर्म करें तब उस सीन में वो अच्छी जान आ जाए, चीजें दिखे, सामने सामने वाला वो जो सामने वो एक्टर है इम्पैक्ट वो कर जाए, कंफर्टेबल हो। वो भी कंफर्टेबल हो जाता है कि ठीक है यार, अब हो सकता है आराम से, कोई परेशानी नहीं। बड़ी बात नहीं तो है ना। लेकिन एक्सपीरियंस ये बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बहुत आपको बढ़िया। समझ में भी आता है कि आप जब बड़े एक्टर्स को काम करते हुए देखते हो तो आपके दिमाग में पिंस हो जाते हैं कि आप क्या चीज मिस करते हो और वो क्या चीज लेते हैं। तो वो आपको समझ में आता है जब वो अच्छे और बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो, उसका फर्क दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आपने अभी रनवे 34 की बात की, अजय देवगन साहब की। तो रिसेंटली जो आपकी मूवी भोला रिलीज हुई है, और बहुत अच्छा किरदार आपने नेगेटिव किया है, बहुत अच्छा किया, मुझे पसंद आया। उसकी कुछ थैंक यू। बातें, हाँ चलो उससे पहले कुछ बातें बताएं। मैंने फिल्म देखी, थोड़ा सा मैं एक सीन है जो पर्टिकुलरली मैं उसके बारे में जानना चाहता था। जब आप सभी के वाइन में या विस्की में कुछ मिला देते हैं, सभी बेहोश हो जाते हैं, आप सभी के कोलीग्स हैं, सबको लोग उठा के कोई दुश्मनी तो थी नहीं। वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। देखिए दिलवीर जी, मैं सेहत में बहुत अच्छा हूँ एक्चुअली। तो बनी रहे तो हिस्से के हुआ साथ। हाँ, तो हुआ ये कि जो एक्टर्स बेचारे जो मुझे उठाने वाले थे वो मुझसे बहुत ज्यादा लीन थे, बहुत कमजोर थे। तो वो नहीं मैं मतलब ऑलमोस्ट डबल उनके वेट का हूँ, तो वो कैसे मुझे उठा लेते, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी।
तो उस सीन के दौरान मतलब मजा भी आया, सेट पे सब लोग बहुत हंसे, अजय सर बहुत हंसे। तो अजय सर का ही आइडिया था कि भाई तुम इसको नहीं उठा पाओगे, घसीट के ले जाओ। घसीट के ये सही था, तो मतलब एक ट्रेजेडी में भी कॉमेडी थोड़ी सी डली उसमें। हो कॉमेडी हुई, और आप यकीन मानिए दिलीप भाई कि सेट पे सब लोग इतना हंसे थे उस शॉट पे, मतलब पूरा सेट पूरा हंस रहा था उस वक्त कि यार ये क्या हो रहा है मतलब तो बढ़िया फिल्म रही है, काफी सुपर डुपर हिट रही फिल्म ही है। कोई इस फिल्म का कोई और यादगार लम्हा जो आपको याद आता है, जो शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? देखिए इस फिल्म में कई बातें वैसे बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ में सर बहुत सारी चीजें, यादें भी जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें भी जुड़ी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मुझे याद आ रही है, जो मैं बहुत अच्छे से याद भी कर पा रहा हूँ, कि जब मैं फिल्म के बारे में नहीं कहूंगा, मैं अजय सर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं अजय सर से मेरी मुलाकात हुई सेट पे, तो हम तब तो मिले, मैं एक बार उनके ऑफिस मिल चुका था पहले, फिल्म से पहले उनसे एक मीटिंग हो चुकी थी, राइटर से हमारे जो अंकुश भाई हैं उनसे मीटिंग हो चुकी थी। फिर जब हम सेट पे पहली बार मिले तो हेलो हाई हुई और काम शुरू हुआ, चीजें बढ़ी और दिन बढ़ते गए, तो थोड़ा बात करने में मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही हम एक सीन, सर ने मुझे बुलाया और एक सीन डिस्कस कर रहे थे हम कि वो कैसे करना है, और सर मुझसे चाह रहे थे कि तुम इसमें क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और तो इस बारे में हम बात ही कर रहे थे। सडनली सर ने मुझसे एकदम से कहा कि यार जो तुमने सीन किया था रनवे में बहुत अच्छा था वो। आप यकीन मानिए दलवीर भाई, मतलब मैं रोया तो नहीं, लेकिन मेरे को खुशी इतनी हुई इस वक्त। और मतलब वो जो मतलब वो जो एक कुछ सेकंड्स का जो एक फेस था, जो पल था ना, मैं ब्लैंक हो गया था। मतलब मुझे लगा कि यार उस वक्त ये बात मैंने नहीं सुनी थी, आप समझ रहे हैं? जब मैंने फिल्म में शूट किया उस वक्त मुझे ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई लाइन सुनने को नहीं मिली थी, बस मैंने अपना काम किया और मैं वापस आ गया था। लेकिन जब मैं सेट पे था, बोला के और सर ने इस तरह से बात की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा एक्टर भी जिंदा है। और इतने बड़े एक्टर जब आपके लिए आपकी तारीफ करते हैं और आपके लिए बोलते हैं, और ये भी बात सही है कि जब अगर मेरे को बोला मिली है तो वो उसमें ऑब्वियस है कि अजय सर अजय का ही सर। हाथ है। अगर अजय सर चाहते थे तो ही वो मुमकिन हो पाया है कि मुझे वो कैरेक्टर करने का मौका मिला। तो बातें तो बहुत सारी, लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी जो एक्टर होता है वो हमेशा से चाहता है कि वो एक अच्छा काम करे और उसको वो प्रेज मिले जिसका वो हकदार है। और एक बड़े एक्टर से अगर आपको उस तरह का उस तरह का अगर वो प्रेज मिलती है, और तो आपको एक ना मोटिवेशन मिलता है कि अब आपको और अच्छा करना है, आपको बहुत अच्छा काम करना है कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको पसंद करें, आपको काम दें। तो ये होना बहुत जरूरी है, और वो तभी एक्टर मुझे लगता है आगे बढ़ पाता है जब और बड़े एक्टर्स चाहते हैं कि वो आगे आए। आगे आए, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। बहुत ही बड़ी बात है, इतने बड़े जो किरदार हैं वो आपकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें आपके काम को, और वो भी इतने दिनों के बाद में, तो डेफिनेटली वो है। अच्छा जी लगता है। और ये जो हमारा लेट्स टॉक शो है मित्तल भाई, ये इसीलिए है कि जो हमारे यूथ है, यंगस्टर्स हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। आपने इतना संघर्ष किया है, ये कोई कल की बात नहीं है कि आप कल आए इंडस्ट्री में और आपने एकदम से मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स आपने किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ आपने काम किया है। अप्रिशिएबल है, डेफिनेटली है। और आपने बताया कि मैं इतना हम्बल हूं, हर बार सीखने की कोशिश करता हूं। मैं अपने जी दर्शकों से भी यही कहना चाहता हूं, जो ये लाइन ऑफ करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, तो लोकेश भाई जैसे पर्सनैलिटी से आप सीखें, मिलें। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपके साथ अभी शेयर करनी है। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आपको मिला वो डायरेक्ट मिल गया था, उसके लिए संघर्ष करना? देखिए जब मैंने दोबारा शुरू किया वो टाइम था 2000 सॉरी 2015 का लास्ट था। और हुआ ये कि बिजनेस मेरा बंद हो गया था, मुझे लॉस हो गया था, तो मेरे पास काम नहीं था और पैसे नहीं थे मैं दोबारा से बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, और मेरे फादर का बिजनेस चल रहा था।
पर मेरा नहीं था। तो मैं खाली था एकदम, और उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में भी था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो होता ना दलील भाई कि आप कहीं ना कहीं अंदर से फिर जाग जाते हो कि यार आपको एक काम आता है, तो आप नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं था। तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा मैं, काम ही कुछ करना पड़ेगा, और पैसे नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो वो जो चीजें थी ना, वो कश्मकश पता नहीं ऐसे बनी कि मुझे लगा कि यार मतलब इवन मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी पहुंच गया था, इतनी हालत मेरी खस्ता हो गई थी। लेकिन साइकेट्रिस्ट ने भी जब मेरे लाइफ को पूरा रिवर्स किया, तो उसको भी एक पॉइंट समझ में आया। उसने मेरे को बोला कि आप दोबारा से एक्टिंग स्टार्ट करो, और मैंने उसको कहा कि मैं दोबारा से कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि मैं अब लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं कास्टिंग वालों को नहीं जानता, मैं किसी एक्टर को नहीं जानता, मैं शुरुआत कैसे करूँगा, मेरे पास मैं तो सिफर हूँ, मतलब जीरो हूँ। तो उसने बोला कि अ, देखिए, उसने भी मुझे फिर मोमन ईरानी का एग्जांपल दिया, और भी एक्टर्स के एग्जांपल दिए कि देखिए उन्होंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया था, आप भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग का तो कोई सीन ही नहीं है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर मुझे लगा, और मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और देन मुझे लगा कि अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और वो फिर धीरे धीरे ऑडिशन देना शुरू किया, और फिर मुझे पहली एड मिली। जो मेरा पहला काम था वो एक ऐड थी। फिर मुझे ऐड से फिर एक और ऐड मिली, फिर एक ऐड से और ऐड मिली। तो मैं इस बीच में क्या हुआ कि जब एड्स आपकी थोड़ी दिख जाती है, तो आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक चेहरा आ जाता है, और उससे क्या हुआ कि मेरे ऑडिशंस की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। जब ऑडिशंस मेरे पास आने लगे, तो अब मुझे ये था कि अब मुझे फिल्म की तरफ जाना है या सीरीज की तरफ जाना है। तो पहला काम डेफिनेटली बिना ऑडिशन के तो नहीं मिलने वाला था। और जब ऑडिशन हुआ, और डायरेक्टर को काम पसंद आया, और फाइनली मुझे लॉक किया गया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, अब थोड़ा ठीक है। और मुझे लगा कि हाँ, अब थोड़ी लाइफ शायद पटरी पे आ जाए, मुझे काम मिलना शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर की स्ट्रगल कभी बंद नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि चाहे वो सीखने के पर्पज से स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो काम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो ये चाहता है कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, मुझे वहां के लिए स्ट्रगल करना है, तो स्ट्रगल तो लाइफ की बंद नहीं होने वाली है। वो तो मुझे नहीं हो सकता। 100% पता है अपने मन में भी, और आई थिंक सभी जानते हैं। लेकिन बस वो मौका मुझे मिल गया, और उस मौके ने मुझे बस ये हुआ कि मुझे मौके मिलते रहे। चाहे मिलते रहे, मैंने और अपने, और मतलब मैं ये भी कहूंगा कि मैंने काम भी किया। नहीं, अगर काम आपको बहुत अच्छा आपका जो किया आपने, आर्ट, काम अगर नहीं, आपका काम जो आर्ट, बहुत अच्छा किया है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तो यही प्रे है कि आप काम ऐसा करते रहें। अभी आपने कहा कि गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, डेफिनेटली अब आप उस मुकाम पर हैं जहां पर आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, ये नहीं करना है। कभी ऐसा हुआ है कि कॉल आया हो यार आपका इसके लिए, और आपने छोटा मोटा रोल देके मना? सर देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं रोल को देख के मना कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब भी मेरे को कोई रोल ऑफर होता है, तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि रोल पहले छोटा है या बड़ा है। ये जरूर पूछता हूँ कि उस रोल की अहमियत कितनी है। अगर मैं एक काम करने जा रहा हूँ, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मुझे अम्मी जी के साथ जब सीन मिला था, तो हम्म। मेरे को जब पता लगा कि ये सीन अम्मी जी के साथ है, तो मेरे को कुछ और दिख ही नहीं रहा था। मुझे सिर्फ समझ ये दिख सकता रहा था कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं एक हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाला हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब आपने जो बात कही, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब मेरे पास कोई सीन आता है या कोई स्क्रिप्ट आती है, तो मैं जरूर उसको पढ़ता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए उसमें कितना स्पेस है, और मैं उसमें क्या लेकर आ सकता हूँ, या अगर मैं 2 सीन के लिए भी आ रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए वो इम्पैक्टफुल है, वो चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं। तो ये देखता हूँ मैं, 100% देखता हूँ, और इसी पे मैं देखना भी डिसाइड चाहिए। करता हूँ कि हाँ, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो ऐसा तो हो रहा है। एक आपकी एक आपकी वेब सीरीज थी बहुत बढ़िया, मुझे लगी, फर्जी।
फर्जी के हाँ दौरान मुझे पता चला कि जो ऊपर आप काफी मंजिलें ऊपर चढ़ के जाना पड़ता हाँ, था, हम वहां पे लिफ्ट ही नहीं 70 थी। लिफ्ट ही 16 नहीं। 17 फ्लोर 16-17 हाँ, फ्लोर पे शूट कर रहे थे जी। और तो लिफ्ट नहीं थी। मतलब वो एक्चुअली बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उसमें नॉर्मल लिफ्ट तो थी ही नहीं। उसमें एक लिफ्ट थी जो शटर वाली होती है, जिसको एक आदमी चलाता है, जो लिफ्ट लगाई जाती है सामान को ढोने के लिए ऊपर नीचे। जो ऊपर सीमेंट वगैरह जो उसका मसाला रहता है हाँ, ना। जो भी मसाला अच्छा होता है अच्छा, वो ऊपर उसी से जाता है, तो वो उसी की थी। और उसी से हम लोग सारे एक्टर्स, पूरा क्रू, डायरेक्टर, शाहिद खुद, मतलब और एक्टर्स, सब 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 लोग उसी से आ रहे थे। अरे तो इतनी ऊंचाई पे डर भी लगता है बंदे को। देखिए, अब डर थोड़ा लगता है, लेकिन ठीक है, अब शूट करना था उस तरीके से, तो किया फिर, और मजा भी आया। ऐसे आने जाने का ऐसा मौका नहीं मिलता ना कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा रहे हो, आपको एक इस तरह की लिफ्ट मिलती है जो सर्विस लिफ्ट होती है, उसमें आप ऊपर नीचे कर रहे हाँ, डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं ये। सुई धागा भी आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल को छुआ, वो उसके बारे में जरूर कुछ जिक्र कीजिए, हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कीजिए, कोई ऐसा हो। मैं वाकया आपके साथ आपको, हुआ हो। जी जरूर, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आपको भी पता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं सारा काम दिल्ली से ही करता हूँ। और हुआ ये कि जब मैं थोड़ा बहुत काम कर चुका था, तब तक मैंने शेफ कर ली थी, कड़वी हवा की थी, एक फिल्म थी चल जा बापू में, वो कर चुका था, बैन ओबामा लव दोसामा में कर चुका था, और 21 तारीख शुभ मुहूर्त में कर चुका था। तब तक ये मैं फिल्में कर चुका था। और मुझे एक दिन अचानक कॉल आया वायरएफ के किसी एक कोई एडी का कि हम एक फिल्म कर रहे हैं, फिल्म का नाम है सुविधा का, और नहीं, नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ बताया गया था कि हमारा एक प्रोडक्शन है, हम फिल्म कर रहे हैं, और सॉरी। उसके लिए एक कैरेक्टर के लिए आपको टेस्ट करना है। तो आप यकीन मानना दिलवीर भाई, मैं थोड़ा हैरान था। हैरान मैं इसलिए था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता नहीं हूँ, और मेरे पास जब वायरएफ की असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया कास्टिंग के, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझे पास एक्चुअल कॉल आया है या फेक कॉल आया है। मुझे लगा कि ये फेक कॉल है, शायद ये पैसे वैसे मांग लेगा। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे एक सीन भेजा, और वो मैंने सीन करके भेजा, और फिर उन्होंने मुझे एक एक्चुअल सीन भेजा जो फिल्म में है। फिर मैंने वो परफॉर्म किया और वो उनको भेजा, और कुछ 10-12 दिन बाद में उसमें लॉक हो गया, और वो काम करने का मुझे मौका मिला। और मैं आपको सच बताऊं तो सुई धागा ने ही मेरी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाए हैं, बिकॉज सुई धागा मेरे लिए एक थोड़ा बेंचमार्क बन गई, क्योंकि सुई धागा थोड़ी हिट थी, फिल्म हिट थी, वरुण, बिल्कुल। अनुष्का, बहुत अच्छा काम था, सभी एक्टर्स, रणवीर यादव हूँ या कोई और दूसरे एक्टर्स हो, सबका काम बहुत बेहतरीन था, फिल्म बहुत अच्छी थी, कहानी बहुत अच्छी थी, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। तो और उसमें अगर मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझे कहीं ना कहीं वो स्क्रीन स्पेस जो मिला एक अच्छे एक्टर के साथ, शायद मुझे लगता है कि मुझे जो फायदा मिला है वो कहीं ना कहीं उसी वजह से मिला। तो बिल्कुल बिल्कुल, सुई धागा डेफिनेटली का ऐसे एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स। बहुत कमाल का था, और पिक्चर हिट थी। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी एक्टर्स होते हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि कहीं ना कहीं और लोग आप में कोई ना कोई कैरेक्टर ढूंढते हैं। तो ढूंढते हैं। इसलिए सुई धागा मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब भी है और बहुत अच्छा काम आपने इसमें किया भी है। अभी आपने बताया कि सुई धागे के दौरान कॉल आए, फेक कॉल आपको लगा। यही इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो स्ट्रगलर हैं, बहुत जी सारे लोग ऐसे हैं। अभी मेरे पास एक चंडीगढ़ से कॉल आया, मेरे मित्र हैं, उनकी बेटी जी 3 साल की है, तो वो कहते हैं कि ये कॉल आया, कोई बिग बजट मूवी है, 50,000 रुपये मांग रहे हैं, वो सिलेक्टेड है उसमें। मैंने कहा फेक कॉल है, फ्रॉड है, मत जान। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्ट्रगल हैं, जो ऐसे कोऑर्डिनेटर या फेक कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके चक्करों में पड़ जाते हैं। तो उनके लिए जी कुछ आप बताइए कि कैसे सतर्क रहें, क्योंकि हर आदमी क्या है ना, वो एक प्योर होता है, दिल से आता है, उसको
इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है कि आप जैसे कैसे करके मुझे काम मिल जाए, और उस काम के चक्करों में वो इन जो ये गिरोह हैं उनके चक्करों में वो फंस जाते हैं। तो कैसे बचा जाए इन लोगों से? नहीं, ये बात देखिए दिलीप भाई, बिल्कुल आपकी सही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम के नाम पे पैसे मांगते हैं। और मैं ये भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो भी नए लोग भी देख रहे हैं, तो प्लीज किसी को भी आप पैसा ना दें। आपको काम करने के लिए पैसे मिल सकते हैं। मिल सकने का मैंने इसलिए बोला है कि वो पैसे कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप नए हैं तो शायद उतने पैसे जल्दी से आपको ना मिले। लेकिन बिल्कुल। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप पैसे मांगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी को भी कोई पैसा ना दें काम के चक्कर में, क्योंकि इस लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका एक ही तरीका है, आप मेहनत करें, अपने काम पे फोकस करें, आप ऑडिशंस दें, लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाएं, जिससे कि आपके पास अच्छे लोग आपके ग्रुप में रहें, अच्छा काम आपके सामने है। अगर बचना है तो इन लोगों से सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनको पैसे ना दें और आगे निकल जाए, उनके बारे में सोचना बंद कर दें और आगे बढ़े, दूसरे लोगों से मिले। अगर आगे भी आपको कोई ऐसा टकराता है तो आपको सिर्फ उनको छोड़ने के अलावा और कोई जरिया नहीं है। क्योंकि देखिए बिल्कुल। दिलीप भाई, दुनिया में ऐसा होता ही है कि आपको अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आपके सामने आएंगे, टकराएंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब इस तरह का एक्सपीरियंस आप करते हो, उसी का फायदा इंसान को आगे जाके मिलता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ मुझे रहना है, किसके साथ नहीं बिल्कुल रहना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। किसका मुझे सुनना है, किसका मुझे नहीं सुनना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपको हमेशा आपकी लाइफ में फायदा करता है। तो अगर इस तरह का एक्सपीरियंस हो भी रहा है तो ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मजे है, मजे ले लीजिए। नहीं, आपने सही बताया हमारे दर्शकों को कि बहुत सारे हैं बच्चे हैं ना, उनको, और ये लोग जो है मास्टर्स हैं, ये ऐसा जी। जलेबी घुमाते हैं, फंसा ही लेते हैं चाशनी में ना। तो एनी हाउ, हाँ हाँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपने जी जो है ना हर फॉर्मेट में काम किया है। आपने फिल्म किया, शॉर्ट फिल्म किया, एडवर्टीजमेंट की, जी। फिल्म और वेब सीरीज, दो ऐसे फॉर्मेट हैं। दोनों में से, क्योंकि देखिए फिल्म है वो फिर भी कहीं ना कहीं ड्रामेटाइज है, और जो हाँ। वेब सीरीज है जहां तक मैं सोचता हूँ थोड़ा रियलिस्टिक रहती है। दोनों फॉर्मेट जी। में से आपको कौन सा अच्छा आ, देखिए, फॉर्मेट जब एक्टिंग की आप बात करते हो ना, मुझे मुझे तो हर फॉर्मेट पसंद है। मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे हर फॉर्मेट में मजा आता है, चाहे वो मैं एक एड के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो मैं सीरीज के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं फिल्म के लिए कर रहा हूँ, और चाहे मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब के लिए भी बहुत काम किया है। जो यूट्यूब बहुत के काम किया? चैनल्स हैं आरवी उनके लिए भी सीजे में मैंने आपकी काफी कितनी? काम किया। ऑल राइट है, आरवीसीजे है, टीवीएफ आरवी है, सीजे। टाइमलाइनर्स है, स्कूप वूप है, सबके लिए मैंने काम किया है। और अब अब यकीन कीजिए कि वो फॉर्मेट जो है ना, वो बहुत कमाल का फॉर्मेट है, क्योंकि उसमें छूट आपको इतनी ज्यादा मिलती है। आप समझ सकते हो कि आप जो नहीं भी करना चाहते हो, आप वो भी उसमें क्रिएट कर सकते हो। तो यूट्यूब वाले चैनल्स का ये फायदा बहुत ज्यादा है। फिल्म्स में और सीरीज में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं चीजों को लेके, कि हम फिल्म्स में बहुत ज्यादा अवे नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। काफी कुछ रियलिस्टिक हो गया है, क्योंकि फिल्में अब रियलिस्टिक होने लगी हैं। पहले होता था कि थोड़ा बहुत एक कुछ नॉच ऊपर आपको करना पड़ता था, क्योंकि फिल्म हम्म। में। बट फिल्म है। अभी मुझे लगता है कि काफी कुछ सेटल हो गया है, जिस लाइक अ सीरीज, जैसे सीरीज में होता है, मुझे लगता है कि वैसे ही कहीं ना कहीं अभी फिल्म्स में भी वो स्टेबिलिटी और वो सीरियसनेस, वो नेचुरल, वो सब आ गया है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट उसमें है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोजेक्ट आपका ऊंचाई, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? ऊंचाई की हम बात कर रहे थे। ऊंचाई में देखिए, हालांकि मेरे एक दो सीन कट भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें मुझे अनुपम जी के साथ काम करने का मौका मिला था। सीन के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, और
वो बहुत ही मजेदार इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। और जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका जो एनर्जी दिखता है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो मजा आता है उनके साथ काम करने में। और मुझे थोड़ा सा, मैं था उनके सामने, हल्का सा नर्वसनेस थी मुझे, क्योंकि इनका इतना मैंने काम देखा है। बट ही इज लाइक माइंड ब्लोइंग। और उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मतलब किसी भी एक एक्टर को वो एक्सपीरियंस अगर इस तरह का मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता बहुत बड़ी बात है ये। एक्टर्स के साथ आपने सभी लगभग बड़ी बड़ी जो कलाकार हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं बॉलीवुड की, उनके साथ तो काम किया ही है। थोड़ा सा फिर से पीछे जाते हैं। आपने कहा था कि एक्टिंग बचपन से ही मैं कर रहा था, तो उस दौरान तो मुझे लगता है कि जो स्टेज हमें मिलते थे आइदर स्कूल्स कॉलेजेस में, तो आपने पहली बार स्टेज पे आपने परफॉर्म किया वो कॉलेज में किया, स्कूल में किया, या कहीं और से शुरुआत की थी आप? है। जब मैंने पहला काम किया तो अ, फिरोजशाह रोड मंडी हाउस रशियन आर्ट एंड कल्चर सेंटर होता था एक। तो मेरा जो पहला प्ले था मैंने वहीं पे किया था, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप था जो मैंने ज्वाइन किया था, जो रशियन आर्ट एंड कल्चर सेंटर में एक उनका इंडियन एक सेक्शन था, जहाँ पे वो इस तरह के कल्चर प्रोग्राम्स करते थे। और उसमें एक विंग था जो थिएटर विंग भी था। तो उनको, उनके ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था, और पहला प्ले मुझे उनके साथ करने का मौका मिला था। और इस तरह से मैं पहला प्ले कर पाया हूँ। और हाँ, स्कूल में मैंने डांस जरूर किए, लेकिन स्टेज कभी नहीं किया था। मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बढ़िया। लेकिन आप कमाल के एक्टर हैं, और आप जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है। हमारे दर्शक जो भी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए तो आप एक तरह से आइकन हैं। लोकेश मित्तल जी, आपने मतलब कितने बढ़िया बढ़िया अनुभव एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं। मजा आया वाकई में ही। और भी चाहता है दिल की आपसे बात करते रहे, सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ का कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, आइदर फ्रॉम दिस फील्ड और कोई भी जीवन का है, जो हम शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या सावधानियां वो बरत सकते हैं, तो जरूर आप शेयर करें उनके साथ में। देखिए, ये सवाल मुझे लगता है कि हजारों बार पूछा जा चुका होगा बहुत सारे डायरेक्टर से, एक्टर से, कि जो नए एक्टर्स होते हैं, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, वो किस तरह से शुरुआत करें, क्या करें, और किस तरह की सावधानियां बरतें, जैसे आपने कहा। तो मेरा भी मुझे लगता है कि सिमिलर सा ही आंसर होगा जो सब लोग बोलते हैं, कि आपको अगर इस फील्ड में आना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके फेल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जैसे आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी पढ़ाई की है, एक अच्छी तैयारी की है, तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। लेकिन आएंगे ही आपकी आएंगे। तैयारी कमजोर रह गई तो आपको पता है कि आप फेल भी हो सकते हो, या आपको पासिंग मार्क्स मिले। बटन। मान लीजिए आपको ऑडिशंस तो आपके, अब मैं उसको कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने ऑडिशन दिया, ऑडिशन तो आपको बहुत अच्छा है, पसंद आ गया, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो शायद जो मार्जिन है वो कम हो रहा है। वो अगर वो 30-40 पे आ रहे हो आप, तो आपको वो 90 तक लाना पड़ेगा, 100 तक लाना पड़ेगा। आपके वो क्राफ्ट में वो स्पेस दिखाना आपको पड़ेगा कि उतनी स्पेस आपको मिले, और वो लोगों को समझ में भी आए कि हाँ, कि इस बंदे के पास, इस एक्टर के पास वो पोटेंशियल है कि वो उसको परफॉर्म कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार एक्टर्स ही गलत होते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स और वो भी थोड़ा सा शायद उस तरह से नहीं देख पाते चीज़ों को, क्योंकि उनको लगता है कि एक एक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो शायद वो यही कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्टर को, मैं जो समझता हूँ, मैं एक्टर को समझता हूँ आलू की तरह होता है। और आलू जो होता है, आलू मटर के साथ भी बनता है, आलू टमाटर के साथ भी हर बनता है, आलू सब्जी में चावल फिट के हो साथ जाए। भी बनता है। तो वो एक्टर एक उसकी तरह है, उसको आप जिस तरीके से ढालना चाहते हैं, जिस तरह से बनाना चाहते हैं, आप उसको बना सकते हैं, अगर वो एक्चुअली में एक्टर है। तो उसको मुझे लगता है कि बार बार उस तरह से नापने की जरूरत नहीं है।
कि आप ऐसा भी दे दो, आप ऐसा भी करा दो, आप ऐसा भी करा दो। तो वो आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक्टर हो तो आप किसी भी फ्लो में, किसी भी दिशा में जा सकते हो और बहुत ईज़िली जा सकते हो। लेकिन आपकी तैयारी कम है, तो आप फँस जाओगे और जब आप फँस जाओगे तो आपको वो फ्रस्ट्रेशंस और वो चीज़ें आ जाएँगी, जो आपको आगे कभी बढ़ने नहीं देंगी और वही परेशान कर मुझे लगता सकती है है आगे कि तो वो 100% वो बिल्कुल यही है कि वो परेशान करेंगी ही करेंगी। तो बेटर है कि आप अपनी तैयारी फुल तैयारी रखें कि जब आपको मौका मिले तो आप उस दिन वो दिन आप ही का होना चाहिए। बहुत मतलब बड़ी वो बात है कि ऐसा जिस दिन, ऐसा हो। हाँ, वो आपका ही होना चाहिए। इतनी तैयारी करो कि सामने वाला भी कहे कि नहीं यार, इसको तो वो सिलेक्ट करना मजबूर, ही है। हाँ, मतलब कि वो मजबूर हो जाए कि आपके बारे में सोचने मजबूर हो सकता है कि वो दिन आपका ना हो, वो काम आपको ना मिले, लेकिन वो दिल जो आप जीतोगे, वो जो लोगों से आप मिलके वो जो जीत जाओगे ना, वो आपको आगे बढ़ाने में वो आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए आगे मैं लेके काफी लोगों से मिलता हूँ, काफी बच्चों से मेरी मुलाकात होती है जब मैं एक्टिंग क्लासेस में जाता हूँ या जिस तरह से मुझे इनवाइट करते हैं जब मैं जाता हूँ, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कोई भी ऑडिशन आप मिस मत करो। कोई भी ऑडिशन जो आपको मिलता है उसको मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना 100% लगा के उस ऑडिशन को दो, जिससे कि वो ऑडिशन तो एक्चुअली सही जगह पहुंचे। हो सकता है कि उस दिन वो कैरेक्टर वाइज आपके ऊपर फिट ना हो रहा हो, इसलिए आप फिट नहीं हो पा रहे, बट वो ऑडिशन कहीं ना कहीं वो जो वो हर्ट्स को विन कर लेगा ना, वो वही लोग आपको कभी ना कभी दोबारा ग्रैब करेंगे कि यार बिल्कुल उसका बिल्कुल आप ऑडिशन अच्छा था, वो इस कैरेक्टर में फिट नहीं हुआ, बस उसका ऑडिशन अच्छा था, तो उसको इस कैरेक्टर के लिए नहीं मिला रहे तो लेकिन इसके लिए बुलाओ यार। तो ऐसा होगा। एक्सीलेंट, तो ये वो आपने बहुत ही तो बढ़िया ये बात की है आपको कि सोचना आप पड़ेगा उसके लिए। सोचना पड़ेगा। एक तरह से आपका जो डाटा है उनके उसमें चला गया है, वो उनके वेयर हाउस में, करेक्ट। उनके डाटा हाउस में वो चला गया है। हाँ, कभी भी देखेंगे तो यार इस रोल के लिए, करेक्टर के लिए फिट नहीं था, तो इस करेक्टर के लिए इसको इनवाइट किया जा सकता है और हो सकता है कि बिल्कुल। वो करेक्टर आपको मिल जाए। तो बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक प्रश्न और मैं आपसे करता हूँ। जैसे आपके कॉमिक भी है, आपका ट्रेजिडी भी है, या आपने पिक्चर्स किए हैं, एक हीरोइन के साथ में लीड रोल में आपके साथ मिल जाए, ऐसी ख्वाहिश तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हीरोइन भी हो साथ में, पूरी फिल्म में कर रहे हैं हम लोग। देखिए सर, मैं आपको सच बताऊं, कॉमेडियंस मैंने ने किए हैं, कभी कॉमेडियंस ने, राजपाल यादव जी किए हैं, उन्होंने, जी जी पॉसिबल जी, है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है या चीजें ऐसी नहीं है। मैं आपको अभी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा मैं ये भी नहीं जानता। अ, तो क्योंकि उम्मीद मैं कर फिल्में सकते बनाता, हैं। क्योंकि अगर हाँ मैं फिल्में अगर बनाता होता तो शायद ये मौका मैं अपने आप को भी दे देता कि हाँ मैं कुछ इस तरह की कहानी ढूंढता हूँ कि जहाँ पे मैं फिल्म लीड में ले सकता हूँ। और क्योंकि मैं अभी तक कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ और अगर ऐसा मौका मुझे मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा। कोई भी एक्टर करना चाहेगा कि उसे एक लीड कैरेक्टर मिले जो कहानी उसके ऊपर हो, जो कहानी को लीड कर रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है हर एक्टर की ख्वाहिश होती है। और अगर ऐसा मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। डेफिनेटली, और अच्छा बहुत ही लगेगा। बढ़िया कहा आपने। और अच्छा अच्छा, लगेगा। एग्जैक्टली, अच्छा लगेगा। और ये आपकी जो दिली इच्छा है, या होनी चाहिए, हम भी दुआ करते हैं कि आपकी इच्छा जल्द पूरी हो, लीड में आप देखें और एक अच्छी हीरोइन के साथ देखेंगे। मतलब आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा लोकेश मित्तल जी। थैंक यू, और थैंक यू। जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं डेफिनेटली, और जो बातें आपने बताई हैं, स्ट्रगल स्ट्रगल करना एक हमारे जीवन का अंग है, उसको हमें जी सहजता के साथ ही लेना चाहिए और स्ट्रगल करते जाना चाहिए। ये आपने जो बताया है, और हमारे दर्शक जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही एक लेसन रहेगा। और मुझे मजा आया। बॉलीवुड बॉलीवुड जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जी विफ विश्व जो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने पहले भी आपको बताया, कि ऐसी क्रिएटिविटी को, ऐसे कलाकारों को हमेशा वार्म वेलकम करता है। तो मेरी गुजारिश है, अभी हमारा जो थर्ड सीजन गया, धमाकेदार गया, मुंबई में ही हमने इसका आयोजन किया था। फोर्थ सीजन में भी बहुत सारी एंट्रीज हमें मिल रही हैं, और उम्मीद है कि ये उससे भी ज्यादा जोरदार धमाकेदार रहेगा। नहीं नहीं, क्यों तो नहीं आपको हमारे श्रोतागण, अरे नहीं नहीं, 100% आपको अच्छी एंट्रीज मिलेंगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले जो लोग नए हैं, जो नए
जो फिल्म मेकर्स हैं, जो नई नई फिल्में जो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, और उनको कई बार वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और अगर आप बिफ उस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी आप बता रहे थे कि 30% डिस्काउंट भी है, तो तो ये भी अवेल एक करना अच्छी बात चाहिए है। अपॉर्चुनिटी। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली क्यों नहीं करना चाहिए। और ये सभी को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ इनको मौका मिल रहा है तो वहाँ क्यों ना किया जाए। जब आप इतने फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी फिल्मों को भेजते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, क्योंकि एक फिल्म मेकर हमेशा से ये चाहता है कि मेरी फिल्म लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। तो उसका यही मोटिव है, फिल्म बनाने का भी मोटिव यही होता है। पैशन एक अलग जगह है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल दिखने वाला नहीं है और फिल्म आप अपने लिए बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक कि फिल्म ऑडियंस में ना पहुंचे। और ऑडियंस में पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया होता है कि जब फिल्म फेस्टिवल्स में या आप जैसी संस्थाएं जब फिल्म को उठाती हैं तो उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, एक नए मौके मिलते हैं, और जब लोगों के बीच में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो नाम होता है और फिर वो बड़ी फिल्मों की तरफ भी रुख कर पाते हैं। तो बड़ी फिल्म, बिल्कुल आपने बहुत ही बढ़िया आपने कहा कि ये ऐसा मंच होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने प्रोजेक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा लोकेश मित्तल जी आपसे बात करके, और मजा आया वाकई में ही आज कि मजे के साथ साथ सभी एक्सपीरियंसेस के साथ साथ ये भी पता चला है कि किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। 1998 में आपने शुरू किया, 2006 में आपने क्विट किया, और फिर से शुरू करना, आई थिंक 10 साल के बाद शुरू करना ये 10 बहुत साल बड़ी बाद। बात है। जी जी। 10 साल बाद फिर से शुरू करना वाकई काबिल तारीफ है, और आज आप इस मुकाम पर हैं जहां पर आप पहचान के मोहताज नहीं हैं। मेरी यही दुआ है भगवान से कि आपको खूब सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, बढ़िया बढ़िया करेक्टर्स मिले, हमें मजा आता रहे, और ऐसे ही आपको ऊंचाइयों पर ऊंचाई छूते देखते रहे आपको। और बेस्ट विशेज आपको। और थैंक यू मैं थैंक यू। दर्शकों से भी यही गुजारिश करता हूं कि आप सभी सीखें, पढ़ें, लर्न करें, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लेट्स टॉक शो को हर शनिवार को 7 बजे देखते रहें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोकेश मित्तल जैसे शख्सियत जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दिल्ली से निकले हैं, ग्राउंड लेवल से थिएटर करते करते, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते करते आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। 20 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, वेब सीरीज, फर्जी जैसी वेब सीरीज कर चुके हैं, शॉर्ट फिल्म्स, मिनी फिल्म्स, और बिग ब्रांड्स जितने भी बिग ओप्पो फेस्टिवल और ये ब्रिटानिया, और जाने कितने बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने देखी आपकी एड्स हैं, और उधर जी नहीं जी। तो टीवी पर आप आते ही रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स आप भी कर सकते हैं। तो आप भी सीखिए, देखिए लेट्स टॉक हर सप्ताह शनिवार को 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मेरी तरफ से भी आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।